जय हिंद दोस्तों यूक्रेन इशू सबके सामने है। यूक्रेन का लगातार इशू चल रहा है और इस हद तक चल रहा है कि आज लगभग 5वां दिन हो चुका है लड़ाई का और रोज कुछ ना कुछ खबरें आई हैं और जिस तरीके से जो फोटोज हैं या वीडियोज हैं जो भयावह हैं विनाश की, जिसे कहते हैं ना मानव सभ्यता के विनाश को किस तरीके से आगे देखा जाएगा उसकी आ रही है। अब ऐसी सिचुएशन में जिस तरीके से लगातार फोटोग्राफ्स आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, हम लोगों को एक चिंता तो दिखाई दे रही है कि दुनिया आगे अगर हमारे साथ ऐसे किसी युद्ध को हमें अगर फेस करना पड़ा तो आगे हमारा हाल क्या होगा या हमें किस तरीके से विनाश का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इससे आगे की एक सिचुएशन ये है कि क्या इस युद्ध में सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड वॉर है या इसमें कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन आ चुकी है और रशिया फंस के खड़ा हो गया है या रशिया की कोई कमजोरी सामने आई है और रशिया इस हालात से अब शायद अब उसके बुरे दिन यहाँ पर जो पहले से ही चल रहे थे और ज़्यादा बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब इसी चीज़ को अगर आप देखेंगे तो इसी के ऊपर आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके। दूसरा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी यानी आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग एनसीईआरटी से करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हमारे एनसीईआरटी के कंसेप्टर बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी का जो कंसेप्टर बैच है इसमें 6ठी से लेकर 12वीं तक की सभी एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करवाई जाएंगी। 500 रुपये पर मंथ इसकी फीस है। 3 महीने के लगभग का ये कोर्स है। तो आप जल्दी से जल्दी इस सब्जेक्ट में जुड़े या हमारे इस कोर्स से जुड़े ताकि आपको 3 महीने का जो कोर्स है उसमें 500 रुपये पर मंथ की पर सब्जेक्ट के साथ फीस है। तो आप इसमें कम्प्लीटली हमारे साथ जल्दी से जुड़े ताकि आपको हम इस वीडियो को या इस कोर्स को कम्प्लीटली प्रोवाइड करवा सकें और आप आगे की तरफ बढ़ सकें। अब आ जाते हैं दोस्तों मामला यूक्रेन के ऊपर। 24 फरवरी से ये लड़ाई शुरू हुई और 24 फेब से जो लड़ाई शुरू हुई, एक दिन के अंदर अंदर रशिया ने जो इन्वेजन किया, एक दिन के अंदर जो रशिया का इन्वेजन था वो इतना ज़्यादा खतरनाक था कि ऐसे लगने लगा कि यूक्रेन जो है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। चारों तरफ से जिस तरीके से हमला हुआ उसमें हमें ये देखने को मिला कि रशिया ने लगभग 4 की जगह 3 तरफ से तो हमला कर ही दिया है और कहीं ना कहीं बेलारूस के बॉर्डर्स को भी क्रॉस करते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव तक वो 24 और 25 फरवरी के आसपास तक पहुंच गया। हालात बहुत ख़राब थे और बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस पहुंच चुकी थी और ऐसे लगने लगा कि यूक्रेन अब गया या तब गया कीव के ऊपर रशिया, कीव और दूसरे शहरों के ऊपर रशिया कब अपना जो डोमिनेंस है, अपना जो प्रभाव है या अपनी जो शासन है वो डिक्लेयर कर दे, इसके बारे में एक अंदाज़ा लगाना मुश्किल पड़ गया था। मतलब एक चिंता में पूरी दुनिया पड़ गई थी। लेकिन अगर आप नॉर्मली देखें 24 फरवरी से अगर आप इस सिनारियो को लगातार देखेंगे, 24 फरवरी से आज 28 फेब हो चुकी है और 5th डे ऑफ वॉर आज के दिन हो चुका है। 5th डे ऑफ वॉर आज के दिन हो चुका है। युद्ध का 5वां दिन आ चुका है। यहाँ इस 5वें दिन के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पर रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा सा डोमिनेट नहीं कर पाया और कीव से लेकर किसी भी बड़े शहर पर 5वें दिन की लड़ाई में भी जितनी तेजी से रशिया एंटर किया था अंदर, 5वें दिन की लड़ाई के अंदर भी अब रशिया अंदर एंटर नहीं कर पाया है, किसी भी बड़े शहर पर कब्जा नहीं कर पाया। यहाँ इसका मतलब ये है कि एक तो सबसे बड़ी बात ये कि इसकी वीकनेस दिखाई दी है रशिया की, कि रशिया कितना ज़्यादा कमज़ोर है और कहीं ना कहीं अब उसे गुरिल्ला वॉर फेस जो करना पड़ रहा है, इसमें रशियन लॉसेस जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। और गुरिल्ला वॉर अगर सामने आया और रशियन लॉसेस यानी रशिया को होने वाले जो नुकसान हैं वो जिस तरीके से सामने आ रहे हैं और यहाँ रशिया की इसमें डेस्परेशन नज़र आ रही है कि अब रशिया उतावला हो रहा है यूक्रेन से टॉक्स के लिए, यूक्रेन से डायलॉग के लिए।
और जैसे ही यूक्रेन से डायलॉग्स के लिए उतावला हो रहा है और इंटरनेशनल प्रेशर उसके ऊपर लगातार बढ़ रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है, इंटरनेशनल प्रेशर एक तरफ से बढ़ रहा है, एक तरफ इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ डेस्पिरेशन बढ़ रही है, तीसरी तरफ रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अब यहाँ पर रशिया खुले तौर पर न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहा है और ये एक तरीके से साफ कह रहा है कि अगर आप नहीं माने तो हम लोग न्यूक्लियर बटन दबा देंगे और हम न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप ये कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं, इसका मतलब अंदर ही अंदर अतावलापन या यूं कहें उद्वेलना शुरू हो चुकी है रशिया के अंदर, और रशिया अब इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब उसे मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुका है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुका है। इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का मतलब ये है कि यहाँ से अब रशिया अगर खाली हाथ वापस गया तो यकीन मानो बहुत ज़्यादा फजीहत होगी, और अगर रशिया यहाँ से जीतने की कोशिश करता है और जीतने की जगह अगर ये लॉन्ग ड्रॉन वॉर हो जाता है, यानी एक लंबा चलने वाला युद्ध हो जाता है, तो रशिया का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, और जो रशिया का इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ेगा इससे कहीं ना कहीं फर्दर डाउनफॉल एटलीस्ट पुतिन का शुरू हो जाएगा, ऑफ पुतिन शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर आप मोटे तौर पर देखें तो असलियत में रशिया का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें रशियन पॉपुलेशन का एक खुलकर डिवाइड सामने आ रहा है। रशियन पॉपुलेशन एक वो है जिसने सोवियत एरा देखा है और उसने सोवियत एरा की ग्लोरी और ताकत देखी है, लेकिन अब वो रिड्यूस हो रही है, यानी लगातार कम हो रही है। और दूसरी रशिया के अंदर एक यंग पॉपुलेशन है, और ये जो यंग पॉपुलेशन है जो 1990s के बाद पैदा हुई और कहीं ना कहीं वो 30 से बिलो 30 की है इस समय पर, बिलो 40 या बिलो 30 ईयर्स की है, उसने कभी भी रशियन ग्लोरी या रशियन डिसइंटीग्रेशन का जो पेन था वो महसूस नहीं किया। वो अब लगातार कॉन्टिन्यूसली एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन में है। ऐसे में यहाँ पर ये जो है वो नो वॉर यानी कोई वॉर नहीं चाह रहे, और दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं इसकी ग्लोरी को चाहते हैं जो यूएसएसआर की थी। ऐसे में एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं पुतिन के रशिया के अंदर भी क्रिएट हो चुका है, और वो लोग जो वॉर नहीं चाहते उनके प्रोटेस्ट्स जिस तरीके से रशिया की सरजमीन पर देखने को मिले, और कहीं ना कहीं अपोनेंट्स ऑफ पुतिन जो हैं उनका मास बेस बढ़ रहा है, वो लगातार मजबूत हो रहे हैं, वो आने वाले समय में पुतिन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। यहीं से पुतिन का जब डोमेस्टिक सपोर्ट या फिर ये जो डोमेस्टिक सपोर्ट एक तरीके से देश के अंदर भी घट रहा है, और दूसरी तरफ जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ अगर बढ़ता हुआ नज़र आया, और तीसरी तरफ इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो क्रिएट होता हुआ नज़र आया, तो इस तीनों के तीनों का असर सीधे सीधे इंटरनेशनल क्राइसिस जो है वो नज़र आएगा, प्रेशर नज़र आएगा, तो इसका सीधा सीधा असर रशिया पर पड़ेगा। इंटरनेशनल क्राइसिस जो नज़र आएगा, वो क्राइसिस क्रिएट होगा, इसका सीधा सीधा असर पुतिन पर पड़ेगा, और सीधा जैसे ही असर पुतिन के ऊपर पड़ेगा यहाँ पुतिन जो हैं वो और ज़्यादा वीक होंगे और ज़्यादा इनकी कमज़ोरी बढ़ेगी, और कमज़ोर पुतिन जो हैं वो रिवाइवल ऑफ रशिया नहीं कर पाएंगे, और रिवाइवल ऑफ रशिया की जगह इन भाई दबाव तो होगा रिवाइवल ऑफ रशिया, और दूसरी तरफ आपने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे होंगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस टू वेस्ट, सैंक्शंस ऑफ वेस्ट,
एक तरफ आपने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे हैं, आपके ऊपर लगे हुए हैं, दूसरा आपको रिवाइवल करना है, तो इसमें पुतिन के पास अल्टरनेट जो बचता है वो बचता है चाइना का। और चाइना अगर अल्टरनेट है तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगी, और जैसे जैसे आपकी चाइना पर डिपेंडेंसी यानी पुतिन की डिपेंडेंसी बढ़ेगी, वैसे वैसे रशिया का डाउनफॉल शुरू होता हुआ दिखाई देगा, और यहीं से रशिया की कमज़ोरी जो है वो और ज़्यादा सामने आती नज़र आ जाएगी। यानी रशिया जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि पपेट या फिर वेसल स्टेट ऑफ चाइना बनकर रह जाए, वेसल स्टेट ऑफ चाइना बनकर रह जाए। ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन इस टाइम पर पुतिन के लिए भी है, क्योंकि पुतिन ने शायद जो एक्सपेक्ट किया था कि अगले कुछ दिन के अंदर अंदर इस वॉर को ख़त्म करके डोमिनेट कर जाएंगे यूक्रेन के ऊपर, और रशिया को अमेरिका को उसकी औकात दिखा देंगे, ऐसा होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब आगे ये क्या होता है, किस हद तक जाती है ये लड़ाई, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन सच्चाई इस समय पर यह है कि रशिया की बहुत बड़ी कमज़ोरी नज़र आ चुकी है, जो रशिया के पुतिन का पतन का कारण शुरू करेगी। तो ये वॉर रशिया के फेवर में नहीं हुआ। धन्यवाद।